वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव। और इस न्यू इनिशिएटिव में हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़ रिगार्डिंग द प्रीलिम्स एग्जाम। और ये सीरीज़ जो है वो आपको सभी जितने भी हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं लाइक CDS CPF या फिर अगर हम बात करें UPSC CSE या फिर स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स लाइक स्टेट PCS या फिर स्टेट अलाइड सर्विसेज, उन सभी के लिए जो है वो ये टारगेट रहेगा। इसमें हमारा जो कोर फोकस रहेगा, एक तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हर रोज़ जो है वो 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारा टारगेट रहेगा कि 30 क्वेश्चंस, ये 30 क्वेश्चंस PYQ भी हो सकते हैं, ये 30 क्वेश्चन GS से भी लिंक कर सकते हैं, और ये 30 क्वेश्चंस जो है वो इसमें जो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रह सकते हैं। यानी कि ओवरऑल हमारा जो टारगेट रहेगा वो मिक्स जो है वो 30 क्वेश्चंस हर रोज के होंगे। PDF फॉर्मेट में जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल हमारे डेली फैक्ट पर, वहाँ पर जो है वो PDF मिल जाएगी। उसके बाद आंसर्स जो है वो हम यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे इनके। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं फॉर PDF एंड फॉर एक्सप्लेनेशन आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 30 क्वेश्चंस के थ्रू हम एक यूनिक अप्रोच को लेकर चलेंगे ताकि हमारी प्रीलिम्स की तैयारी मेंस के साथ होती रहे। ये सीरीज़ जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये आपको हमारे जो अब एग्जाम्स या कोर्सेज़ की अगर हम बात करें जो अभी हमारे चल रहे हैं रिगार्डिंग हाई कोर्ट एज वेल एज मेंस एग्जाम, उन सभी के साथ आपको मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे कोर्सेज़ में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डे 1 को, और आज हम डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस। टारगेट यहाँ पर रहेगा कि हम क्विक रिवीजन करेंगे और आंसर्स को देखेंगे कि किस तरह से जो है वो आंसर्स या फिर किस तरह से सही आंसर को जो है वो अप्रोच किया जा सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा दैट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इज अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD और WHO। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये बनी है 1919 में, हमें ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 में बना है, वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश 1944। UNCTAD कब बना है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द, ऑप्शन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो हमारा है वो हम US से लेकर आए हैं, लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो हम जो है वो इसको बनाए हैं जो ब्रिटेन के जो लाइक जो किंग है उसकी तरह हमने यहाँ रखा है कि हमारे यहाँ पर हेरिडेटरी नहीं होगा, लेकिन हेड जो है वो इलेक्टेड होगा इनडायरेक्टली। देन उसका थर्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, पहले तो ये क्लियर होता है कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, गवर्नर। देन दे रिमूव्ड बाय द, कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, UPSC चेयरमैन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो वो रिमूव करता है। देन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर किन्हीं दो स्टेट्स का जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है तो देन उस केस में जो है वो अपॉइंटमेंट कौन करता है और रिमूवल कौन करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसका फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इवन अगर हम बात करें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर consider the following statement. As per the recent amendment to the Indian Forest Act 1927, forest dwellers have the right to sell the bamboo grown on forest areas. यहाँ पर ध्यान रखना फॉरेस्ट एरियाज की बात की जा रही है। सेकंड उसके बाद, as per the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Act 2006, bamboo is a minor forest produce. देन उसका थर्ड है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है, एक्ट 2006 अलाउ ऑनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो देखो अभी क्या है कि ये क्वेश्चन को आपको किस तरह से टैकल करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि बैम्बू जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का पार्ट है, यानी कि जो उससे प्रोडक्ट बनेंगे वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इंक्लूड होंगे। लेकिन सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इसमें हमें ध्यान देना है कि फॉरेस्ट एरियाज़ की बात की जा रही है। तो अभी भी फॉरेस्ट एरियाज़ में अगर कोई बैम्बू है, वहाँ पर जो है वो बैम्बू है तो उसको ट्री में, फॉरेस्ट ट्री में इंक्लूड किया गया और फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स उस पर हमारा राइट नहीं है। तो इसलिए जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो जाती है और इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर साथ में मिल जाएगी, तो आप एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हैं और आराम से इसको पॉज करके जो है वो रीड कर सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज क्वेश्चन 5, डैश एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन द स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रीज एंड अदर हैजर्ड्स टू इंडियन सैटेलाइट्स इन अ गुड स्टेप इन दिस डायरेक्शन। मतलब एक सरकार का इनिशिएटिव है जिससे जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा हैजार्डियस डेब्री से, कोई भी डेब्री है उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर इनिशिएटिव्स है, ऑप्शन 1 आता है प्रोजेक्ट नेत्र, ऑप्शन बी आता है ध्रुव, थर्ड आता है प्रोजेक्ट शक्ति एंड फोर्थ आता है प्रोजेक्ट सक्षम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑपरेशन नेत्र। और नेत्र मतलब नेत्र यानी कि आप नज़र रखना, तो जो यहाँ पर जो स्पेस डेब्री है उसके ऊपर नज़र रखेंगे कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले। तो हम इसको इस तरह से जो है वो लिंक करके बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज ऑप्शन 6 और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी
व्हाट इज भुवन? रिसेंटली न्यूज, भुवन जो है वो क्या है? ऑप्शन है अ मिनी सैटेलाइट लॉन्च बाय द इसरो फॉर प्रमोटिंग द डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। डिस्टेंस एजुकेशन को हम एक तरह से ई एजुकेशन भी कह सकते हैं, लिंक कर रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब आप कहीं पे भी जाओ, रिमोट एरियाज में भी जाओ, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो वहीं पर ही जो है वो प्रॉपर बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है, द नेम गिवन टू द नेक्स्ट मून इम्पैक्ट प्रोब फॉर द चंद्रयान सेकेंड। थर्ड है अ जियो पोर्टल ऑफ इसरो विद 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। फोर्थ है अ स्पेस टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय द इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन 6, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो है वो एक जियो पोर्टल है इसरो का। और ISRO की अगर हम बात करें तो ये बना है आपका 1969 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और DRDO जो है वो बना है आपका 1958 में, और 1958 में ही जो है वो नासा भी बना है। अभी DRDO के करंट जो है वो डायरेक्टर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसरो के ISRO के जो चेयरमैन है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद 7th क्वेश्चन की हम बात करें तो थोड़ा सा लेंथी रहेगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिंक करता है विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर। ध्यान से देखना, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज बी यूज्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर? इमीडिएट फ्यूचर में किस तरह से जो है वो यूज़ किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन अभी जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो जेन्युइनली अगर आपको थोड़ा गेस वर्क करना है तो आप सारे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इमेज फ्यूचर की बात की जा रही है प्लस साथ में जीनोम जो सीक्वेंसिंग है उनके टेक्निक्स के रिगार्डिंग बात किया जाता है, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग किस तरह से एप्लीकेशंस रहती है, तो उस केस में हम जो है वो ऑल ऑफ दीज को कर सकते हैं। देखिए अब इसका आंसर भी देखते हैं। तो देखो जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स, दिस इज करेक्ट, यहीं से क्लियर होगा। जिससे क्या होगा, अगर आगे कोई भी इनिशिएटिव हो जाए लाइक डिजीज रेजिस्टेंस को एड्रेस कर रहे हैं, ड्रॉप टॉलरेंस को, या फिर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये ऑप्शन सही, फर्स्ट सही हो गया। देन उसका सेकंड है दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप अ न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन उसका थर्ड है इट कैन बी यूज टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अभी क्या है कि जनरली बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आपको लगता है कि यार पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और इसके सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसके साथ जा सकते हैं, करेक्ट आंसर बन सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चंस आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? किसके पास कोरल रीफ्स है? अंडमान निकोबार के पास है, गल्फ ऑफ कच्छ के पास है, गल्फ ऑफ मन्नार के पास है, गल्फ सुंदरबन के पास नहीं है। सुंदरबन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना ये तीनों जो है वो मिलकर बनाती है। और सुंदरबन जो है वो मरीन रीजन है, यहाँ पर जो है वो आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको कोरल रीफ्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सोमफिन ट्राइब फाउंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में जो है वो ये ट्राइब जो है वो मिलती है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स को कंसिडर करना है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स में है, ठीक है। लोकतक लेक जो है वो बैरल रेंज में है, और नामदापा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो डफला में है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1, क्योंकि इसमें जोन सा पेयर करेक्ट मैच करता है दैट इज ओनली 1। तो नोक्रेक ही जो है वो गारो हिल्स में जो है वो करेक्टली मैच करता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोक्रेक के बारे में। तो देखो जो हमें याद करना है सबसे पहले, तो याद रखना कि ये गारो हिल्स में और कहाँ पर, मेघालय में, ठीक है। और नोक्रेक हिल भी है यहाँ पे जो कि हाईएस्ट पीक है गारो में। तो हम 2-3 तरह से इसको जो है वो लर्न कर सकते हैं। और नोक्रेक जो नेशनल पार्क है इसको जो है वो लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी ऐड किया गया यूनेस्को ने 2009 में। तो टोटल यूनेस्को जो हेरिटेज साइट्स है अभी अगर हम बात करें भारत में, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में वो है 42। ये अलग से कंसेप्ट जो हम साथ में लिंक कर रहे हैं। तो अभी याद रखना है नोक्रेक के रिगार्डिंग कि गारो हिल्स जो है में ये जो है आपका नेशनल पार्क है, और गारो हिल्स में नोक्रेक हिल जो है वो हाईएस्ट पीक है। इस तरह से हम इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। और ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, 2009 में जो है वो उसको जो है वो यूनेस्को जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। देन उसका लोकतक लेक की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर लेक है, मणिपुर में है ये, ठीक है। और फेमस है फुमदीज के लिए। फुमदी क्या है? फुमदी इसको फ्लोटिंग आइलैंड बनाती है, इसलिए इसको फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा दैट इज केवल लामजो नेशनल पार्क, केवल लामजो नेशनल पार्क। और ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का, ठीक है, याद रखना ये इस लेक के ऊपर है। उसके बाद इस लेक को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न जोन। नामदापा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, पहला पॉइंट। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये किन के बीच में है? ठीक है, डफला बुम रेंज और साथ में पटकई रेंज, तो इन दोनों के बीच में जो आपका जो है वो ये नेशनल पार्क आता है।
और यहाँ पर ठीक है नोएधिंग रिवर जो है वो क्रॉस करती है इस नेशनल पार्क से, और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है वो क्रॉस करती है। देन उसके बाद गारो हिल्स की अगर हम बात करें तो गारो हिल्स फेमस है, गारो खासी रेंज मेघालय में है ये, और मेघालय जो है वो एक लिविंग रूट के लिए भी, लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देन उसके बाद बैरल रेंज की अगर हम बात करें तो दिमसा हसो ये असम डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है बैरल रेंज। और डफला हिल्स की अगर हम बात करें तो वो आती है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पर कौन सी ट्राइब रहती है, डफला ट्राइब। तो हमने जो पॉइंट्स आज डिस्कस किए इस टॉपिक में, सबसे पहले तो यहाँ पर नोकरेक याद रखना है गारो हिल्स में, और गारो हिल्स में हाईएस्ट पीक नोकरेक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। हमें एक और टॉपिक के अंदर सब टॉपिक मिला। दूसरा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 2009 में जो डिक्लेयर किया गया था, लोकतक लेक मणिपुर में है, और यहाँ पर केवुल लैम्जो नेशनल पार्क है जो कि एक अकेला वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। और फुंदीज की वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो इसको जो है वो फ्लोटिंग आइलैंड कहा जाता है। उसका नामदापा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट गारो हिल्स की अगर हम बात करें तो गारो खासी मेघालय में है, और बैरल रेंज की अगर हम बात करें तो ये दिमसा हसदो डिस्ट्रिक्ट असम में है, और अरुणाचल प्रदेश में हम बात करें तो डफला हिल से रिलेटेड वहाँ पर डफला ट्राइब भी है जो इस हिल्स में रहती है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद 12th क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 12th क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन जो है वो ये PYQ भी है। With the present state of development, artificial intelligence can be effectively do which of the following, ठीक है। Bringing down electricity consumption in industrial units, ठीक है, this is correct. Creating meaningful short stories and songs, this is also correct. The second statement को ध्यान से पढ़ना, creating meaningful short stories and songs। फिर उसके बाद डिजीज डायग्नोसिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब इफेक्टिवली जो है वो डेवलपमेंट, प्रेजेंट स्टेट की बात की जा रही है, सॉन्ग्स और स्टोरीज स्टेट से नहीं लिंक करते, ठीक है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं डिजीज डायग्नोसिस में। टेक्स्ट टू स्पीच कंजर्वेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और भी हम देख भी रहे हैं किस तरह से वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज करेक्ट। तो स्टेट के रिगार्डिंग डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्रिएटिंग मीनिंगफुल, ठीक है, एक ध्यान से समझना, फर्स्ट थर्ड एंड देन उसके बाद रहेगा फोर्थ, ठीक है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर किस तरह से जो है वो पॉइंट्स एलिमिनेट होंगे अब वो देखते हैं। तो वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, वाइल AI कंट्रीब्यूट टू प्रेडिक्टिंग रिसीविंग पोजीशंस इज अ वायरलेस पावर ट्रांसफर, डायरेक्ट वायरलेस ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूजिंग AI अलॉन नॉट पॉसिबल, अभी तक उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और इसके लिए आपको अदर जो है वो टेक्नोलॉजीज की भी हेल्प चाहिए साथ में, अकेला AI ऐसा नहीं कर सकता। देन उसके बाद 13th क्वेश्चन की हम बात करेंगे। द गवर्नमेंट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO प्रोजेक्ट आफ्टर 7 years ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल इन, कहाँ पर जो है वो ये जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ने दिया है। ऑप्शन महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, असम, द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसका 14th क्वेश्चन है। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ द जाइंट ब्लैक होल बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, यानी कि साइंटिस्ट ने क्या भी रिसेंटली ऑब्जर्व किया एक मर्जर को ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स का, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर जो है वो अवे फ्रॉम द अर्थ है ये, ठीक है, और विद क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टेड। अभी क्या है ब्लैक होल का मतलब क्या हो गया, ब्लैक होल मतलब वो रीजन जहाँ पे जो है वो ग्रेविटेशनल वेव, ग्रेविटी जो है बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से वो हमें डार्क दिखाई देता है, तो उस कंसेप्ट से लिंक करता है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो डिटेक्ट हुई है। 15 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। तो इसमें स्टेटमेंट्स है आपकी, और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। अब किस तरह से इसका आंसर ऑप्शन बी बनेगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, देखो, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वन कंप्यूटर। देखो साइबर सिक्योरिटी के अंडर इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, तो अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन हो रही है उसको कंप्यूटर की जो कि इफेक्ट हो रखा है किसी मालवेयर की वजह से, तो दिस इज करेक्ट। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखो, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेज इट सो इफ प्रूफ, अगर अभी प्रूफ नहीं हुआ है या फिर कुछ डैमेज हुआ है तो उस केस में भी जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। देन उसका थर्ड है कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, तो उस केस में भी जो आपको जो है वो इंश्योरेंस मिलेगा। कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, तो ये भी सही है कि कोर्ट में तो अगर आप इंश्योरेंस फाइल कर रहे हो और किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो पैसा वापस मिलेगा।
देन 16th क्वेश्चन, अभी इसके रिगार्डिंग यहाँ पर थोड़ा इसमें देख भी लेते हैं कि हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट रहती है वो किस तरह से गलत होती है। तो न्यू कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो आपका देख, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ न्यू कंप्यूटर इवन इफ इट इज प्रूवन दैट इट इज विलीफुली डैमेज्ड बाय द मिस कंटेंट इज जनरली नॉट कवर्ड अंडर साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये क्लियरली वहाँ पर मेंशन किया गया है। ये उसमें न्यू अगर आप अब देखो क्या है, रिपेयर करके आपको दे सकता है कि नया खरीद कर नहीं देंगे। सपोज दैट वो 5 लाख का हो कंप्यूटर होगा तो दैट नॉट मीन्स कि सरकार उतना खर्चा करेगी, और अगर साइबर सिक्योर जो किसी भी मालवेयर से जाओ उसमें जो नुकसान है वो उतना नहीं हुआ है कि आपको नया कंप्यूटर लेना है, तो सरकार से रिपेयर करके देगी, रिपेयर का इंश्योरेंस देगी, नया खरीदने के लिए नहीं देगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया। और अगर ऐसा होता है तो बहुत लोग जो है वो इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। देन उसका 16th क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इन इंडिया इट इज़ लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जिस तरह से जो है वो अभी सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है, प्लस साथ में हम देख रहे हैं जितने साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज़ ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें सर्विस प्रोवाइडर का काम यहाँ पर करते हैं डाटा सेंटर्स और बॉडी कॉर्पोरेट, तो सभी के सभी जो है वो आंसर्स करेक्ट है। देन इसको 17th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डैश ऑफ द यानी कि आर्टिकल डैश of the constitution specifically mandates that all the judgment of the Supreme Court to be delivered in open court closed sitting proceedings as per the PII might fail against this constitutional mandate। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज आर्टिकल 145, आर्टिकल 145। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप कुछ एक आर्टिकल्स जो न्यूज़ में चल रहे हैं इसी आर्टिकल के इधर मतलब इर्द गिर्द, तो उसमें जो है वो आपका आर्टिकल 142 को पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 144। ये तीनों के तीनों आर्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आर्टिकल 142 में अगर बात करें तो कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करना, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो होंगे वो सभी कोर्ट्स में जो मैंडेटरी होंगे। फिर आर्टिकल 143 में जो है वो बाइंडिंग करता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है, और यानी कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट से पूछना है तो उस केस में जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो इस आर्टिकल के थ्रू जो है पूछ सकते हैं, यानी कि रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। आर्टिकल 144 किससे लिंक करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम इसको डेली फैक्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज क्वेश्चन 18। एज पर द कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द आरटीए एक्ट कौन से ईयर में आए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टू बी द एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट अ पर्सन would be required to possess minimum qualification laid down by the State Council of Teacher Council concerned। मतलब टीचर एजुकेशन कंसर्न मतलब स्टेट की जो काउंसिल है एजुकेशन, लाइक स्टेट जैसे एनसीईआरटी होती है वैसे स्टेट की भी जो है वो एक बोर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगी, ऐसा जो है वो यहाँ पे कहा जा रहा है पहली स्टेटमेंट में। सेकंड उसके बाद आता है एज पर द आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education Guidelines। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसको टेस्ट पास ही करना पड़ेगा तभी वो पढ़ा पाएगा, प्रैक्टिस तभी पढ़ा पाएगा, ठीक है। इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। 90% तो नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन बी। अभी देखते हैं किस तरह से जो है वो यहाँ पर आंसर बन सकता है इसका और बेहतर। देखो सबसे पहले तो थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं। मिड 1960 टू 1993 नंबर ऑफ टीचर्स, लाइक आपके जो टैट के जो जितने भी थे 1200 से अराउंड थे, तो 1500 जितने भी थे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे, सो दैट मोर देन 90%, अभी पहले हुआ करते थे वो 90%, लेकिन 2011 के बाद 90% जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है। टैट के आप देखोगे तो बीएड के सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल्स कॉलेजेस है, तो ये ध्यान रखना है। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू बीएड प्राइवेट बहुत ज़्यादा है, सरकारी बहुत कम। देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम देखते हैं। इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 23 ऑफ द राइट टू एजुकेशन फेयर एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो याद रखना आरटीई एजुकेशन एक्ट जो है आपका 2009 में है, ड्यूरिंग द इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ द या किसके गवर्नमेंट के टाइम पे है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एनसी यानी कि आपका एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन लेट डाउन द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एज इन क्लास 1 टू लेकर क्लास 8 तक, नोटिफाइड डेटेड अगस्त 23, 2010। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 19। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग
लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है और यूपीएससी ने ही जो है वो उस टाइम पे इसका आंसर दिया था। इट इज ऑप्शन सी, नागार्जुना सही सिरम टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। रणथंबोर कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। और नागार्जुना सागर सरीसैलम जो आपका ये टाइगर रिजर्व है, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। देन उसका 20th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर कीप अंडर द IAEA safeguards while other not? Options है, ऑप्शन ए सम यूज यूरेनियम while other use thorium, some use imported uranium while other use domestic supplies, some are operated by the foreign enterprises and other are operated by the domestic enterprises, some are state owned and others are private owned। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी। कैसे? सम जो है वो इम्पोर्टेड यूरेनियम को यूज़ करते हैं और अदर जो है वो डोमेस्टिक सप्लाईज़ के लिए, अदर यूज़ डोमेस्टिक सप्लाईज़। अब क्या है देखो यहाँ पर, जो हम डोमेस्टिक के लिए यूज़ करते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर हम अलग रखते हैं, लेकिन जो हम फॉरनर से जो यूरेनियम इम्पोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम सिविल पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान में रखना। देन उसके बाद 21st क्वेश्चन, सैटेलाइट्स यूज फॉर द कम्युनिकेशन रिले आर किप्ड इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अ सैटेलाइट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट रहती है सबसे पहले कि सैटेलाइट यूज फॉर द कम्युनिकेशन रिले इन द किप्ड इन द जियोस्टेशनरी, वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रहती है जिसको हम टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और इसलिए हमें वो बिल्कुल स्टेशन भी लगती है कि हम जो है वो एक सैटेलाइट के अराउंड घूम रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या रहता है, ऑप्शन देखो, अ सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच ऑर्बिट व्हेन, क्या कब कहा जाता है, द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, द ऑर्बिट इज सर्कुलर, द ऑर्बिट लाई इन द प्लेन ऑफ द अर्थ्स इक्वेटर, द ऑर्बिट इज एन अल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर। तो देखो अब इसका आंसर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो समझना कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 4 है ये गलत हो जाता है, बाकी सभी के सभी जो है यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब कैसे होंगे देखो, सबसे पहला तो रहता है कि ऑर्बिट होता क्या है। ऑर्बिट होता है, एन ऑर्बिट इज अ कर्व्ड पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ठीक है, जो टेक्स अराउंड अनदर सब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसके अराउंड कोई और स्पेस में ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, तो ये रेगुलर इसी एक ऑर्बिट पर, ये इसी रास्ते पर चलता जा रहा है। तो जिस रास्ते पर ये घूम रहा है इस एक ऑब्जेक्ट के अराउंड, जिसको उसको कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्बिट बहुत सारे हैं, लाइक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, और ठीक है, जिसमें हमें एक याद रखना है जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी में जो आपकी यहाँ पर हमें की पॉइंट्स याद रखना है कि यहाँ पर सैटेलाइट्स ना हमें सर्कल में दिखेंगे अबव द इक्वेटर, यानी कि अगर ये इक्वेटर है इस तरह से तो इसके अबव में ही जो है वो हमें सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसकी वजह से हमें जो है वो स्टेशनरी यानी कि फिक्स पोजीशन में जो है वो लगती है। यहाँ पर जो है वो स्पीड जो है वो सैटेलाइट की अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग 3 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है और अल्टीट्यूड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो है 35,786 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है वो ऑल्टीट्यूड को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ की गई है, यहाँ पर याद रखना 35 होगा अप्रॉक्सीमेटली। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, इदू मिश्मी ट्राइब रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उड़ीसा, केरला, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। और याद रखना उड़ीसा को जो है वो एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है ट्राइब्स का, और सबसे ज़्यादा ट्राइब्स वैसे मध्य प्रदेश में। देन उसका 23rd क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, हमें कंसिडर करनी है स्टेटमेंट्स और कौन सी करेक्ट है ये भी हमें साथ के साथ में बताना है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन, पहली स्टेटमेंट। देन उसका इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स और अंडमान एंड निकोबार। अब देखो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, कहीं पे भी हो सकते हैं जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस और उनको थ्रेट भी उतना ज़्यादा ही है, वहाँ पर जो है वो आपको जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, दिस इज करेक्ट, बट लेकिन कौन कौन से है वो मैटर करता है। तो सबसे पहले हिमालयन रीजन, तो हिमालयन रीजन में अगर हम बात करें यहाँ पे तो पाकिस्तान भी इंक्लूड हो रहा है, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार ये इंक्लूड हो रहा है। इंडो बर्मा रीजन दूसरा पॉइंट आता है जिसमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा अंडमान निकोबार को छोड़कर, प्लस वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और साउदर्न चाइना, तो ये जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होता है। और सुंडालैंड की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार इसमें इंक्लूड हो रहा है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस ये सभी आते हैं। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो दोनों को एक साथ में रखा गया है वेस्टर्न घाट में, जिसमें वेस्टर्न घाट इंक्लूड हो रहे हैं और श्रीलंका इंक्लूड हो रही है। तो कहीं पे भी जो है वो यहाँ पर अलग से अगर हम बात करें तो वेस्टर्न हिमालयाज को अलग से नहीं जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो है वो उनके वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न हिमालयाज की जगह इंडो बर्मा रीजन जो है वो इंक्लूड करना चाहिए।
देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो यानी कि पॉलिटी का ये क्वेश्चन है और ये PYQ है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें, देखो अभी क्या है, आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को समझना है। तो सबसे पहले तो देखो अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, जितने मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। उसके बाद सेकंड रहता है सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई बिल जाना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई बिल देना है या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो उस केस में भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। बिल रिजर्व कर रहे हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट का कोई बिल है उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, तो वो भी जो है आपका डिस्क्रिशनरी होगा। मेकिंग द रूल्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो उसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन, एक बार हम और देखते हैं अच्छे से। इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन, एक मिनट, इसके सारे सही नहीं होंगे, ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं ना, फर्स्ट एंड थर्ड ही जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन थर्ड। देन यहाँ पे देखते हैं किस तरह से जो है वो इसका बनेगा। गवर्नर जो है वो कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं स्टेट में, बट लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर रहती है। तो देखो सबसे पहला क्या रहता है, डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, वो CM को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जब कोई क्लियर पार्टी नहीं होती है तो उस केस में CM की अपॉइंटमेंट होती है। तो देखो CM की अपॉइंटमेंट तो यहाँ पर नहीं मैंशनड है, ठीक है। देन उसका सेकंड रहता है कि ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल, या फिर वो प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। देखो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जब बिल को भेजा रहा है दैट इज ऑप्शन C, तो यहाँ पर ऑप्शन C हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है अगर स्टेट में, या स्टेट इमरजेंसी लगनी है, तो उसके लिए जो है वो एज पर आर्टिकल 353 के अंडर जो है वो यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाई करता है, जो है वो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ़ द स्पेसिफिकली एडमिट परमिटेड कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ एजेंसी के लिए। यानी कि पहले जो है वो क्या होगा, इसमें अगर हम ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रेसिडेंट केस में क्या है यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगानी है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट फॉर द प्रेसिडेंट रूल, तो उस केस में भी जो है आपकी जो डिस्क्रिशनरी पावर रहती है। देन उसके बाद आर्टिकल 356 में क्या है, ऑल्सो स्टेट दैट द प्रेसिडेंट कैन इन्वोक प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। इन्वोक की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सेंडिंग रिपोर्ट फॉर द इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, और इन्वोक के केस में भी जो है वो आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो गवर्नर रूल जो है वो लग सकता है, या गवर्नर की जो है वो ये डिस्क्रिशनरी पावर है। देन उसके बाद देखो मेकिंग द कंडक्ट ऑफ रूल्स फॉर द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अभी क्या है, गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर एज पर द आर्टिकल 164 एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एज पर द आर्टिकल 368, बट ये जो है वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अपॉइंटमेंट में केस में हम बात करते हैं, जब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं अगर, तो अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, और अगर हम इससे एलिमिनेट करते हैं तो हमारा जो है वो ऑप्शन B बचता है। तो इसको ट्रिक के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे थोड़ा सा टफ बन सकता है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट तो करता है बट लेकिन वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। देन उसका 25th क्वेश्चन की अगर बात करें, इन इंडियन कंटेक्स्ट विद in Indian context, what is the implication of the ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Agency? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 25 था, इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन 1। अभी समझते हैं। द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस एजेंसी, ठीक है। मिलिटेंट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो अलग से चलता है, वर्क करता है इसमें, और द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम द NSG, तो ये नहीं, ये तो गलत है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर ऐसे नहीं बनेगी। देन 26th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द TRIPS एग्रीमेंट, इंडिया एनेक्टेड द GI एक्ट 1999। ये एक्ट का ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बात। देन उसके बाद दूसरा हमें याद रखना है कि ट्रेडमार्क की तरह जो है वो किस तरह से डिफरेंस है, मतलब किस तरह से जो ट्रेडमार्क से अलग है। A trademark is an individual or the company's right where a geographical indication is a community right। तो पहली स्टेटमेंट हम ध्यान से समझते हैं, दिस इज करेक्ट, बिल्कुल क्लियर है कि ट्रेडमार्क जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और कम्युनिटी कंपनी का राइट भी हो सकता है, और GI की अगर हम बात करें तो वो कम्युनिटी राइट होता है। फिर उसका सेकंड स्टेटमेंट जो रहती है वो रहती है यहाँ पे कि अ ट्रेडमार्क कैन बी लाइसेंस्ड वेयर एज अ GI कैन नॉट बी लाइसेंस्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड अगर हम बात करें, अ ट्रेडमार्क इज असाइंड टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वेयर एज GI इज असाइंड टू द एग्रीकल्चरल गुड्स एंड प्रोडक्ट एंड हैंडीक्राफ्ट ओनली। तो जहाँ पे भी UPSC में ऑल नहीं होता है, ठीक है, या इफ़ या कंडीशन ऐसी लगती है, तो वहाँ पर जो है वो हमें एक्टिव हो जाना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपको एक हिंट मिल सकता है। तो हमने हिंट यहाँ पर लिया कि GI सभी प्रोडक्ट्स पर लग सकता है, नॉट ओनली हैंडीक्राफ्ट एंड गुड्स, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है और थर्ड को एलिमिनेट करते हैं, और ऑप्शन B जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन ए। देन उसके बाद नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ऑप्शन वन है एडहॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट कमेटी रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, नीति आयोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 है और हम इसके आंसर की अगर हम बात करें तो दैट इज़ ऑप्शन ए। अभी किस तरह से है तो हम इसको देखते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें जो है वो आपका एडहॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये दोनों जो है वो करेक्ट आंसर होंगे। इसके एक्सप्लेनेशन आप चेक कर सकते हैं इसमें। देन नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर हम सिर्फ यही बात करेंगे कि नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन आर एडवाइजरी इन नेचर एंड दे डू नॉट रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ एनी रेगुलेटर। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो आपका फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग है उनका सिर्फ काम एडवाइस देना है, बाकी ऐसा कोई वो किसी के फंक्शंस को डिस्टर्ब नहीं करते। और नीति आयोग की अगर हम बात करें तो 2015 में बना था और फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो 1951 में। अभी जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फाइनेंस जो कमीशन है आर्टिकल 280 है और नीति आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है। 16th फाइनेंस कमिश्नर अभी रिसेंट बने हैं अरविंद पनगरिया, तो ये याद रखना है। देन 29 क्वेश्चन, एवरी ईयर अ मंथ लॉन्ग ecological important campaign festival is held during which certain communities tribes plant saplings of fruit bearing trees. Which of the following are such community or या tribes? ठीक है, भूतिया, लेपचा, गोंड, कोरकू, इरला, टोडा, सहरिया, अघरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, गोंड एंड कोरकू जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसका 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, द प्रोविजंस इन द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर to protect the interest of scheduled tribes, determine boundaries between states, determine the powers, authorities and responsibilities of panchayats, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जितने भी आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 में जो 10 स्टेट्स आती है और शेड्यूल 6 में जो 4 स्टेट्स आती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शेड्यूल 6 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल होती है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, और 5th शेड्यूल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है जिसमें 20 मेंबर्स होते हैं। आई होप जो इनिशिएटिव हमने शुरू किया है आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।